हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ में 450 प्रश्न शामिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसके 200 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस के अलावा अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी, जैसे बिहार दरोगा, एसएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडो चाइना में शामिल थे। पहले ये फ्रांस का उपनिवेश था। ध्यान रखिए, पहले ये फ्रांस के उपनिवेश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुए थे। अगला प्रश्न है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में। और 1921 में हिटलर ने इसका नियंत्रण संभाला था। कब? 1921 में। और इसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? तो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यह स्थित है। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1967 में हुई थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ से खेल का मैदान पूछा जाता है। खेल का मैदान कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला था। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला था? स्वास्तिक और चक्र मिला था। और कब्रिस्तान 837 यहाँ से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिले थे। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और ये कहाँ पे है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 के दांडी मार्च से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च से शुरू हुई थी। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह चला था। ठीक है, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से यह शुरू किया था गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। बात करें अगर मुगल साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच यह युद्ध हुआ था। और कौन विजयी रहा था? तो बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा के लोग जो है लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो देखिए, आप इसके बारे में समझिए, ये इसके कार्यकाल की तो 1856 में ये भारत का गवर्नर बना था। और इसे 1858 में इसे वायसराय बनाया गया था। तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और एक चीज और पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? तो इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन सी रचना है इनकी? तो इनकी रचना है पद्मावत। आप सभी को पता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हंसावली किसकी रचना है? तो सूरजमल मिश्राना की रचना है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मधुमालती किसकी है? तो ये मंजन की रचना है। ठीक है, और मृगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। कब की थी? तो 1932 में। आप इसको ध्यान रखिएगा, 1932 में। इसके तहत क्या था? इसके तहत
प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया था, और जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है, और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, आप ये भी पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन उस समय वायसराय था। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर महासागर अंतरिक्ष को किसने खोजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1487 में इसकी खोज की थी, और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और इसी स्थान से होकर वास्को डी गामा भारत आया था। और भारत कब आया था वास्को डी गामा? 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। और एक केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो ये अफ्रीका को मैप देखेंगे आप, नीचे जो एरिया है उसे ही केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इसके कार्यकाल क्या था? 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण, ध्यान रखिए पूछा जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने तब किसकी उपाधि धारण की थी? सिपह सलार की उपाधि धारण की। ध्यान रखिए, सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। कब किया था? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है सिकंदर ए सानी की उपाधि यानी द्वितीय सिकंदर तो किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका कार्यकाल कब से था? 1296 से लेकर 1316 तक या दिल्ली सल्तनत का शासक था। और एक और चीज इसमें और पूछा जाती है कि बाजार नियंत्रण किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके से? ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे चरक। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायस्थ जाति का उदय हुआ था राजपूत काल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1930 और 1931 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में। अगला है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिकामेडु से रोमन बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडु कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पांडुचेरी के पास में। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, किससे कर्मकांडी वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को। और इसे ये जो है वेद गद्य एवं पद दोनों में है। टोटल कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, और यजुर्वेद इसमें जो है यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन किया गया है। और सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। यहाँ से लगभग 30,000 पुराने गुफा शैल के जो यहाँ से प्रमाण मिले हैं। बात करें भीमबेटका की, तो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो टोटल कितने थे? 10 गुरु थे सिखों में, और 5वें गुरु पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। बात करें अगर पहला गुरु कौन था? तो गुरु नानक देव था। कौन कौन थे? गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले गुरु थे। और चौथे गुरु पूछा जाता है, गुरु रामदास थे। चौथे कौन थे? गुरु रामदास। और 10वें कौन थे? तो 10वें थे गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ये भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक हैं, तो किसके प्रतीक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रशासन के प्रतीक हैं। अशोक की बात करें तो एक चीज और पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सेलखड़ी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने। अगला है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान में है। और एक चीज और पूछा जाता है, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ से और क्या मिला था, अलंकृत ईंट एवं कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। और लोथल से आप सभी को पता है, लोथल आप जरूर ध्यान रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोथल का, तो बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन है क्या, तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक चीज और, महाभिनिष्क्रमण, एक चीज जैसे धर्मचक्र परिवर्तन है, ऐसे महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और मेसोपोटामिया कहाँ है, तो वर्तमान के ईरान में। ठीक है, ये मेसोपोटामिक सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट पूछा जाता है मेसोपोटामिक सभ्यता जो है ये किस नदी की थी, तो दजला फरात नदी। ठीक है, अगला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है, तो बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और कहाँ पे है ये, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, और वर्तमान में कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है ये, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुना करिए और आप उसको नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है, ऑप्शन बी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। बात करें अगर बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने इनकी दो पत्रिका पूछी जाती है एग्जाम में, एक मराठा है और एक केसरी है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में थी, तो मराठा अंग्रेजी में थी, यानी उल्टा है, मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी जो होते ये मराठी में थे। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई गई थी। टोटल कुल कितने बौद्ध संगीत हुए थे, 4 हुए थे। ठीक है, स्थान पूछा जाता है, किसके शासन काल में हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला कहाँ हुआ था, पहला राजगृह में हुआ था, और किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और किसके समय में, कालाशोक के समय में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, मैंने बताया पाटलिपुत्र में, किसके समय में, अशोक के समय में। ठीक है, और चौथा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और किसके समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। अगला है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था, 1498 में इनका जन्म हुआ था, और ये चित्तौड़ के राजा भोजराज की जो है पत्नी थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था, जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। बात करें अगर भारत शासन अधिनियम की, तो इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो पहला करा कुंवर सिंह बिहार, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी, सही है। ये 1857 की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व कहाँ पे किसने किया वो दिया है। और नाना साहब, अवध नहीं होगा, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से, आप इसका ध्यान रखिएगा। और मौलवी अहमदुल्ला तो फैजाबाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद के विचार किस जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार प्रकाशित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ध्यान रखिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा भी दिया था। अगला है, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1498 में। ऐसे पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था पहली बार? तो 1498 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रूसो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, विवेकानंद ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। बात करें अगर हम स्वामी विवेकानंद की, तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1897 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के कार्यकाल की बात करें 350 से लेकर 375 ईसा पूर्व में, यह किसका शासक था? गुप्त साम्राज्य का। अगला है, निम्न में से कौन से ग्रंथ साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो कुल कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है। आप इसको नोट करिए, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? अभी पीछे मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के समय भारत का गवर्नर था। और ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर कब चला था? 9 अगस्त को। इसके तहत क्या हुआ था? जो भी क्रांतिकारी थे जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अगला है, काला शोक कौन से वंश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला शोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। आप इसको ध्यान रखिए। इसके शिशुनाग वंश के कार्यकाल की बात करें तो 412 से लेकर 344, ठीक है, शिशुनाग वंश। और काला शोक, इसमें काला शोक के कार्यकाल की बात करें तो 412 से लेकर 344, ठीक है। अगला है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? तो 23 जून 1757। ध्यान रखिए, इसमें डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप तो पता होगा 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, लेकिन कब हुआ था? 23 जून 1757 को यह हुआ था। अगला प्रश्न है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों का शासन था गोवा में पहले। ध्यान रखिए, 1510 में। कब? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने, वायसराय था अल्बुकर्क ने जो है गोवा को छीन लिया था 1510 में। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। अगला है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? यानी इसे ग्रीको बौद्ध या इसे गंधार कला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गंधार कला। और इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय में इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। बात करें गुप्त वंश की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। उसके बाद कौन बना था? चंद्रगुप्त। और इसे ही चंद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके कार्यकाल की बात करें 319 से लेकर 350। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान रखिए, निकोलो कोंटी ये इटली का यात्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराज द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका प्रमुख कारण था। और ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 को यह प्रारंभ हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था, नहीं वापस कब लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड होने की वजह से 1922 में से वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन लड़े थे? तो ऑप्शन ए, पेरियार रामस्वामी नायर। अगला है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। बात करें अगर मुस्लिम लीग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 1918 में यह समाप्त हुआ था। और ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला है, किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी हमला। ठीक है, इसी कारण अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और अभी मैंने बताया द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलग्रेड 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो यूरोप में सामंतवाद का प्रमुख उदय का दोस्तों इसमें विश्व इतिहास के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस वगैरह में, तो इसलिए इसमें सब क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाजीवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर को। अगला है, लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देख लेते हैं ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1920। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास। अगला है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? जो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति थी, ये कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। अगला है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1868 में। अगला है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून में समानता नेपोलियन संहिता 1804 का विषय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो इस चार्टर एक्ट में था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में। अगला है, सकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। अगला है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया गया था टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। और वापस कब लिया? 1922 में। किस वजह से? तो चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और लगभग 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। अगला है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। और ये कब आया था? 1946 में। और इसमें कौन कौन सदस्य थे आप नोट कर लिएगा। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीजी तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। और उस पुस्तक का क्या नाम है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है भारत में शिक्षित वर्ग ने, पूछा है भारत ने शिक्षित वर्ग ने, ऑप्शन दिया है 1857 के विद्रोह का विरोध किया तो विरोध नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया तो समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, यानी दूर थे जो शिक्षित वर्ग था 1857। और यही अस्पष्टता का कारण भी बना था, ध्यान रखिए 1857 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। और आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। अगला है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद के अध्यक्ष से मतलब इस्तीफा कब दिया था? तो 1939, ठीक है, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और विवाद हो जाने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन अध्यक्ष बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज और पूछा जाता है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी धन निकासी के सिद्धांत के ऊपर। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और इन्होंने 1857 के फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, फैजाबाद से। अगला है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। यानी जो ब्रिटेन क्या करता था, अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ क्या करते थे कि वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, अपने यहाँ वस्तु बनाते थे और फिर लाके यहाँ बेचते थे, तो बाजार समझते थे निर्मित वस्तुओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। और टोटल कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे। दूसरा हुआ था, कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक यह हुआ था। और ध्यान रखिए इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पूछा जाता है गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए तीनों? तो लंदन में हुए थे। और एक चीज भी पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए स्वतंत्र ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किसके समय में? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन को ही अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। आप ध्यान रखिए, स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो
लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है। और इसी के समय में ही, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में निर्मित जनगणना शुरू हुई थी। देखो 2 पॉइंट है इसमें, और पूछा जाएगा अगर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुई थी पहली बार, और नियमित रूप से 1882 से, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था, 1880 से 1884। अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा, उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब किया था इसका उद्घाटन, तो 1916 में इसका उद्घाटन किया गया था। अला है, निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने को कुंजी बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन। और ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें समाजवाद का प्रयोग हुआ था, तो 1936 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलावा निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो ध्यान रखिए गदर पार्टी का सभापति पूछा है, स्थापना नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले सभापति थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, लाला हरदयाल राय के द्वारा, लाला हरदयाल राय के। अलावा आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन बी, रंगून में। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था, तो रंगून में। बात करें अगर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो मोहन सिंह ने यह विचार था। आप सुभाष चंद्र बोस मत लगाइएगा, सुभाष चंद्र बोस तो 1943 में इसके सेनापति बने थे, ठीक है। अलावा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई, ऑप्शन है 1892, 1918, 1919, 1935, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। अलावा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए सुमेलित नहीं पूछा है। पहला करा गदर पार्टी, तो लाला लाजपत राय नहीं होगा, कौन था, लाला हरदयाल राय। ध्यान रखिए लाला हरदयाल राय, पीछे मैंने बताया कब स्थापना की थी, 1913 में इसकी स्थापना की थी। अलावा 1957 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्योंकि जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ये असफल क्यों रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अलावा गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। एक प्रश्न बनता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, और इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अलावा सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था, तो ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल और डाक व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यानी पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक ने कब भाग लिया था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। कब, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अलावा निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका प्रकाशन, तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। अलावा वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या था, ऑप्शन ए, अंग्रेजी सरकार, ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के एक साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सूरत अधिवेशन में पूछा ऐसे डर पूछा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। अलावा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, अभी पीछे मैंने बताया कब की थी, तो 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अलावा निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। मात्र एक ही व्यक्ति थे जो कांग्रेस की तरफ से गए थे, तो महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलावा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे, तो ऑप्शन ए, मौलाना
मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बात करें अगर होम रूल आंदोलन की, तो ये आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में। ठीक है, और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का भी नारा दिया था। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। और एक चीज ये भी पूछा जाता है कि जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो एक चीज तो जान लीजिए, बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927 में। और इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। अगला है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। दोस्तों, हम 100 प्रश्न को कर चुके हैं, अब 101 पे पहुंच गए हैं। बढ़ते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अफगान के बीच हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं कि आपको मिलेगा मराठा साम्राज्य और अफगान के बीच। ठीक है, अफगान के बीच। कहीं कहीं आपको मिलेगा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफगान ज्यादातर मिलता है, मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। और अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और मराठा साम्राज्य का तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ध्यान रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। और इसमें अकबर विजयी रहा था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? काफी बार ये प्रश्न बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। क्या नाम था? तो रायगढ़ था। अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, मराठा साम्राज्य से शिवाजी ने 2 कर लागू किया था। वो कर अक्सर पूछा जाता है, एक है सरदेशमुखी। कौन सा? सरदेशमुखी। और चौथ ये पूछा जाता है कि सरदेशमुखी और चौथ जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था? नवरोज को किसने आरंभ करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने आरंभ करवाया था नवरोज को। और बलबन की बात करते हैं तो 1266 से लेकर 1286 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने रक्त और लौह की नीति, पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने? तो बलबन ने अपनाया था। और क्या शुरू किया था इसने? सिजदा और पाबोश, पूछा जाता है सिजदा और पाबोश किसने शुरू किया था? तो ये जो है बलबन ने भी ये शुरू करवाया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि क्या होता है? राज्य के प्रत्यक्ष प्रबंधन में भूमि आता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खालसा भूमि कहा जाता है। अलाउद्दीन ने क्या किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन ने क्या किया था? जो भी किसी को जैसे उपहार के रूप में मिला था जमीन, या धर्म के कार्यों के लिए मिलता जमीन, उसको क्या है छीन लिया था, तो उसे क्या कहता है? अपने अधिकार में कर लिया। तो वही जो राज्य के क्षेत्र में आती है भूमि, उसे क्या कहा जाता है? उसे खालसा भूमि कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है यह सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए, 20
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से लेकर ये 1316 तक दिल्ली सल्तनत का यानी खिलजी वंश का यह शासक था। इसके बारे में कुछ और प्रश्न बनते हैं कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अस्थायी सेना की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिक हुलिया लिखने की प्रथा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़े को दागने की प्रथा, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे ये प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, किसने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने दिया था। किसने दिया था, इब्न बतूता ने। और ये कहाँ का था, तो मोरक्को का था। कहाँ का, मोरक्को का था इब्न बतूता। बात करते हैं डाक व्यवस्था की, तो डाक व्यवस्था सर्वाधिक सुदृढ़ जो है किसके काल में हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में यह सर्वाधिक जो है व्यवस्थित थी, ये सुदृढ़ थी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, मुगल शासन में तांबा का जो सिक्का था वो क्या कहलाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाम कहलाता था। क्या कहलाता था, दाम कहलाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को। कुछ इसमें पॉइंट्स और बता रहा हूं मैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अकबर ने राम सीता, पूछा जाता है राम सीता प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे, तो अकबर ने चलवाए थे। और अकबर ने सोने के सिक्के को भी जारी किया था, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित इलाही था, इलाही सिक्का था, ये सोने का सिक्का था। और एक इलाही बराबर कितना होता था, 10 रुपया होता, ठीक है, एक इलाही बराबर 10 रुपया होता था। और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। टंका की बात करें तो हम इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता। और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो दीनार कहा जाता था। ये भी प्रश्न बनते हैं सिक्कों से संबंधित, इसको मैंने सारा बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक नहरें थी। और इनके कार्यकाल की बात करते हैं, 1351 से लेकर 1388 तक इसका कार्यकाल था। और बात करें इसके बारे में, तो दीवाने बंदगाह पूछा जाता है, दीवाने बंदगाह ये दास विभाग था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवाने बंदगाह की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और क्या किया था इसने, दारुल सफा यह अस्पताल था गरीबों के लिए, इसकी भी स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने थी। और इसकी एक क्या कहते हैं आत्मकथा है, उसका क्या नाम है, फतुहात ए फिरोजशाही। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, फतुहात ए फिरोजशाही, ये किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये एसके सर की जो 4100 प्रश्नों की बुक आई है उसके प्रश्न है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कब आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 में, 712 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने आक्रमण किया था। गजनी की बात करते हैं तो इसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और गोरी की बात करते हैं तो तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध इसने लड़ा था मोहम्मद गोरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में इनका औपचारिक जो है राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 1674 में यह राज्याभिषेक हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछ रहा हूं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन ये मुस्लिम धर्म से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक कौन था उस समय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। और देवगिरी पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1307 और 8 में किया था, ठीक है। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदावर की युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। ये जो जयचंद है ये कन्नौज का शासक था। बात करते हैं तराइन का युद्ध, तो किसके बीच हुआ था, गोरी और पृथ्वीराज के बीच 1151 में, और दूसरा युद्ध 1192 में, ये भी गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत, चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? किसने भेजा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की, मैं पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह मध्यकालीन भारत में मनसबधारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। ठीक है, मनसब मतलब होता है पद या रैंक होता है। और ये इसको किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू। इसमें इसके दो प्रकार होते थे, एक होता था जात, एक होता था सवार। ठीक है, ये किस लिए लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यह लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? पूछ रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? ये 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। किसके समय में? तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दौन, पूछा जाता है नसीरुद्दौन महमूद के समय में। नसीरुद्दौन महमूद के समय में यह हुआ था 1398 में। ठीक है, और उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी 1414 में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके समय में थे? तो पीछे मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये दास विभाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में जनपद यानी जिला जो वर्तमान का क्या कहलाता था? मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? देखिए, एक तो सूबा था, ऊपर सबसे प्रांतीय शासन में जो है पहले सूबा था। सूबे में क्या कहते हैं? प्रत्येक सूबे में कई सरकार थे। ठीक है, उसी सरकार को क्या कहता था? जिला कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सरकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद को। गुरु अंगद देव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, ये पहले गुरु थे। और गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु थे सिखों के। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। ये दूसरे गुरु थे। और पूछा जाता है 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता था। किसके नवरत्न में थे ये? तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, इनकी कुछ गायन कृतियां हैं। इनकी कृतियों की बात करते हैं तो मियाँ की तोड़ी, ध्यान रखिए, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। तोड़ी और मल्हार ध्यान रखिएगा। मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली में कौन भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह होली और दीपावली में भाग लेता था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में गोलकुंडा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हैदराबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयनार कौन थे? तो नयनार जो है ये शिव भक्त को नयनार कहा जाता है। और अलवार किसे कहा जाता है? तो विष्णु भक्त को क्या कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को किसने किया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1666 में जो है धोखे से किडनैप कर लिया था आगरा के किले में। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा के बीच किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन डी, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था।
ध्यान रखिए बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। पहला तो था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ था और बाबर ने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। उसके बाद 1528 में किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। उसके बाद 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, और 1530 में यह बाबर की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध किसके बीच कब हुआ था पूछ रहा है, तो 1540 में। किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद डैश के निमंत्रण पर भारत आए। किसके निमंत्रण पर, तो ये हुमायूं के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कहाँ का था, ईरान का था। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये, तो ये थे औलिया के, यानी सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के, और इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो काकती, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तल्लीकोटा का युद्ध, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच, और कब हुआ था, तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृत बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है, तो किसके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है शाहजहां के समय में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तीर्थंकर 23वें ज्यादा पूछा जाता है। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ। पहले कौन थे, तो ऋषभदेव जो है पहले थे, इन्होंने क्या किया, जैन धर्म की स्थापना की। और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी चौथे थे और ये 23वें, और ये पहले। अजितनाथ की बात करते हैं, ये दूसरे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की पूछ रहा, राजधानी क्या थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराटनगर। विराटनगर आधुनिक अलवर और भरतपुर का क्षेत्र था। ठीक है, कौशाम्बी की किसकी राजधानी थी, ये वत्स की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं तो ये किसकी राजधानी थी, तो कुरु की राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी, तो ये सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। बात करते हैं महाजनपद की, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, किसमें, अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। यह भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पंडित चोल भी कहा जाता है, पंडित चोल भी कहा जाता है। और ये गंगईकोंडा चोलपुरम ये राजधानी बनाया था, कब बनाया था, ये 1022 ईस्वी में इसने बंगाल के शासक को पराजित करने के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे, वनवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, किस पे स्थापित है, देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका, आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के समय में आए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन की बात करते हैं तो यह हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का, हर्यक वंश का यह शासक था। इसने पाटिलपुत्र की स्थापना की थी। पाटिलपुत्र की स्थापना पूछा जाता है तो उदयन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, सैंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, सैंड्रोकोर्स कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। भूमि राजस्व की दर क्या थी गुप्त काल में पूछ रहा है, तो 1/6 भाग थी उपज का यानी उपज का छठा भाग था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था,
मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, और इसको जो इकट्ठा करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। और कुछ बात करते हैं हम और मौर्य काल की। तो बलि, एक था बलि। बलि क्या था? ये भी एक प्रकार का राजस्व कर था। और एक था विष्टि। विष्टि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या था? तो ये जो निःशुल्क श्रम होता था, तो निःशुल्क श्रम को क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में क्या प्रचलित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र था उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, यानी मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारत में पूछ रहा था, कौन सा था? सातवाहन वंश था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। किसने किया था? सिमुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है ये शाक्त जो है ये हिंदू संप्रदाय है, इससे संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? तो कालिका पुराण के तो ऋषि मार्कंडे ने की थी। किसने? मार्कंडे ने इसकी रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? राजस्व कौन इकट्ठा करता था? समाहर्ता। कौन? समाहर्ता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम प्रतिष्ठा की। तो प्रतिष्ठा क्या था? ये फौजदारी न्यायाधीश था। फौजदारी न्यायाधीश था। और ये जो है व्यवहारिक होगा, यहाँ व्यवहारिक लिखा। व्यवहारिक ये कौन थे? तो ये दीवानी न्यायालयों का, दीवानी न्यायालयों के ये क्या होते थे? न्यायाधीश होते थे। ठीक है, अंतपाल कौन था? दुर्गरक्षक को अंतपाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यानी चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंध के पाकिस्तान में यह स्थित है। और मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के, ध्यान रखिए, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कहां पे? तो पाकिस्तान में। यहां से क्या मिला था? बृहद स्नानागार के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप थे। और ये कब हुआ था? तो कहां हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। कहां पे? राजगिरी में हुआ था। और किसके समय में? अजात शत्रु के समय में हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। देखिए, मैं इसका चारों जो है बौद्ध संगीतों को बता दे रहा हूं। इसकी एक ट्रिक है, रवि प्रकाश। ध्यान रखिए, रवि प्रकाश, ये किसकी ट्रिक है? ये कहां पे हुआ था? देखिए, पहला कहां हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहां हुआ था? पाटिलपुत्र। प्र से क्या हुआ? पाटिलपुत्र हो गया। और का से क्या हो गया? कश्मीर। ठीक है, काश का क्या हो गया? कश्मीर, यानी कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान, पहला राजगिरी में, उसके बाद दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटिलपुत्र में, चौथा कश्मीर में। और शासनकाल पूछता है किसके शासनकाल में? तो इसकी भी एक ट्रिक है, ए के ए। जैसे पहला किसके समय में? अजातशत्रु के। दूसरा कालाशोक के। तीसरा किसके समय में? तो अशोक के समय में। और चौथा तो कनिष्क के समय में। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था, तो कौन करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक के किस शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था? किस वेद में कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बात करते हैं वेदों की। कितने वेद हैं? 4 वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बाकी अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कालीबंगा कहां पे है? तो ये राजस्थान में। वर्तमान में कहां पे है? राजस्थान में। नदी की बात करते हैं, किस नदी के किनारे था? ये घग्गर नदी के किनारे।
ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी काले रंग की चूड़ियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगर हम लोथल की, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था, तो बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे है, गुजरात में। हड़प्पा की बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी की। पूरा रिवीजन करा दिया। अगला है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन है, यानी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा कौन सा है, ऑप्शन डी राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में, और सबसे बड़ा स्थल है। आगे बढ़ते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः पूछ रहा है कहाँ से लिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषदों से लिया गया है। ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। और किस उपनिषद की बात करते हैं, तो ये ब्रह्म दारण्य उपनिषद से लिया गया है। और ये किसका उपनिषद है, तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में दिया गया था। और प्रथम बौद्ध बिछुड़ी कौन थी, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो किसमें वर्जित है, ये मनुस्मृति में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, किसके, तो ये किसके करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासन काल में यह देता है अशोक का स्तंभ, जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में। प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, ठीक है, इसमें प्रयाग प्रशस्ति इसे कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। किसने, हरिसेन ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, असत्य कथन की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिए, लोहे से परिचित नहीं, बल्कि ये तांबा सोने से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। और बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सही थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चहुंदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1935 में किया था। और ये चहुंदड़ो है कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, स्तूप शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद, कितने सूक्त, तो 1028 सूक्त हैं। मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल। ऋचाएं कितनी हैं, 10,500 लगभग 80 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कुंडलपुर जन्म स्थान है, यानी कुंडलपुर जन्म स्थान पूछ रहा किसका है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का। कुंडग्राम में हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। इनकी मृत्यु का कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे, पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, यानी मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ पे है, तो गुजरात में। किस नदी किनारे, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है, जो तेयुग के साथ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा किसकी थी, अंग की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग, ठीक है। बाकी वज्र की बात करते हैं, वज्र की क्या थी, तो वैशाली थी। वज्र की राजधानी क्या थी, वैशाली। मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगिरी मगध की राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध ने दिए थे, आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी से के निकट पर पनपी थी, नील नदी के निकट कौन सी सभ्यता पनपी थी, मिस्र की सभ्यता। नील नदी कहाँ पे है, तो मिस्र में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ज्योग्राफी के प्रश्न बता दे रहा हूँ यहाँ से, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया झील से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विक्टोरिया झील से।
बाकी कुछ और बात करते हैं। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे? तो दजला और फरात नदी के किनारे, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ कृत राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। ठीक है, राजतरंगड़ी किसकी है? तो ये कल्हड़ की कृति है। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। कश्मीर का इतिहास किसमें मिलता है? तो राजतरंगड़ी में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित? ध्यान रखिए, पूछा जाता है विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली का लिच्छवी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी जो है ये विश्व का पहला गणतंत्र था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 168 पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी कब? तो कुषाण काल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है ये पहले पीछे आ चुका है प्रश्न। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि है। अफीम युद्ध पूछ रहा है, विश्व इतिहास से बिहार पुलिस में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, तो ये कौन सी संधि थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानकिंग संधि। और प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था ठीक है 1839 से 1842 में हुई थी ये प्रथम अफीम युद्ध। और दूसरा कब हुआ था? 1856 से 1860 में हुआ था अफीम युद्ध। और किसके बीच हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक यह चला था प्रथम विश्व युद्ध। आगे बढ़ते हैं, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का जनक माना जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। किसके बीच हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड फ्रांस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसके जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते हैं, ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद कहाँ पे स्थित है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 176 पे आ गए हम। कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? एक राजा द्वारा कौन शासित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बात जो है ये थाईलैंड की मुद्रा। युआन कहाँ की है? तो ये चीन की मुद्रा। कहाँ की? चीन की। येन कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? येन जापान का है। ठीक है, बाकी रुपया तो ये कई देशों का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेद अवेस्ता की पवित्र पुस्तक है। किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसियों की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा है? प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है तो जापान किसकी ओर से लड़ा था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ यह लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 शुरू हुआ था, 1918 तक यह चला था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था जो है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड शामिल थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, 1854-56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, में बांग्लादेश बनाया गया था, यानी बांग्लादेश कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 में जो है बांग्लादेश बना था। ठीक है, 17 दिसंबर 1971 में। अगला है, वाटरलू स्थित है। वाटरलू जो है कहाँ पे स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध पूछा जाता है तो कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध पीछे मैं बताया था किसके बीच, तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट वालपोल। एक प्रश्न और बनता है कि भारत के आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। ठीक है, कौन था? इटली था। आप इसको भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटरलू की लड़ाई। कब हुई थी? ये 1815 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो कौन सा देश उभरा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो ये जिनेवा, इसका जन्म जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 में। भारत खोज करने निकला था, लेकिन ये अमेरिका की खोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ये स्पेनिश थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है, जो किसके द्वारा कही गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। कब हमला किया गया था? 1941 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अपनाए जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता, क्या कहा जाता था? रंग भेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1488 में केव ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में यह भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थी? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये शुरू कब हुआ था? 1939 में। कब चला था? कब तक? 1945 तक यह चला था। इस धुरी शक्तियां कौन थी? तो जर्मनी, जापान, इटली। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। कब तक चला था? 1945 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तात्कालिक कारण था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहले परमाणु बम फेंका गया था। पहला परमाणु बम पूछ रहा है, फेंका गया था, तो कहाँ पे फेंका गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोशिमा में। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा फेंका गया था। उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। क्या था? लिटिल बॉय। और उसके बाद दूसरा कब फेंका गया? तो दूसरा 9 अगस्त 1945 को फेंका गया, 3 दिन बाद। कहाँ पे? नागासाकी में। और कौन सा बम था? तो फाइटमैन। ठीक है, दूसरे बम का नाम था फाइटमैन। ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? तो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के थे, और मार्शल टिटो, ये यूगोस्लाविया के थे। ये क्या, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।